हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे इसमें, और कुछ साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है, आर्टिकल नंबर 32 डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल बाय। कह रहा है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, किसने कहा था ये? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, अग्नि फिफ्थ मिसाइल जो है उसकी अप्रोक्सीमेट रेंज कितनी है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस का। तो उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। अग्नि फिफ्थ क्या है? ये मिसाइल है हमारी। ये आईसीबीएम में आती है, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। इसकी रेंज 5000 बताई गई है, पर कुछ लोगों का कहना है इसकी रेंज ज़्यादा भी है। अगर हम एक कॉन्टिनेंट से इसे लॉन्च करते हैं, ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक हिट करने की कैपेसिटी रखती है। इसे आईसीबीएम भी कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। जो उसकी कम रेंज की होंगी वो आईसीबीएम नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस इन। जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये कब हुआ था, किस टाइम की बात हो रही है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। क्वेश्चन फोर्थ, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जो एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस का, क्या है? वो रहेगा फैराडे। क्वेश्चन फिफ्थ, ट्रॉपिक कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। ये हमने काफ़ी बार क्वेश्चन किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप राइट अपने एंड पे आप इसे राइट करोगे। तो टोटल स्टेट्स रहेंगी 8। तो 8 स्टेट से ट्रॉपिक कैंसर क्रॉस करता है। कौन कौन सी स्टेट्स, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। मेक श्योर कि पेपर में जाने से पहले या पेपर आने से पहले पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं स्टेट से क्रॉस करता है। ये ले रही ये लाइन। ठीक है, इसे रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था? कि हमारा जो फिजिकल मैनेजमेंट करनी है, हमारा जो बजट मैनेजमेंट करना है, वो एक उसके कानून के अंदर आता है। कब इनेक्ट किया था? आंसर है 2003 में। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन। जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो आंसर है न्यूक्लियस में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ पैक्ट फॉर साइंड इन। लखनऊ पैक्ट कब साइन होता है? इसका राइट आंसर रहेगा 1916 में साइन होता है लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले तो वो ये बताना चाहिए। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मान लो कि इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स समझते होंगे आप लोग। इनकम टैक्स जो है, अगर मान लो मेरी सैलरी 20 लाख है, 30 लाख है, जो भी है, तो अगर मुझे 10% टैक्स लग गया, तो ये जो टैक्स मुझे लगा, कुछ भी फिगर ले लो, मान लो मुझे 20,000 रुपये टैक्स लग गया, इनकम टैक्स मुझे 20,000 रुपये लगा, तो ये जो टैक्स है, जो जो टैक्स अमाउंट है 20,000 की, ये अगर मैं पे नहीं करूंगा तो इनकम टैक्स वाले मुझे पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। ठीक है, मतलब कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टैक्स मुझे बन रहा है मैं जाके पे करूंगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब जीएसटी में क्या होगा? ये इनडायरेक्ट है। मतलब कि मान लो मैंने कोई फ्रिज ले लिया, एसी, कंप्यूटर, कुछ भी ले लो, एसी ले लिया मैंने, तो एसी में मैंने शॉपकीपर से लिया, तो उस पर 18% जीएसटी लग गया। मान लो मैंने 100 का एसी लिया और 18 रुपये जीएसटी लग गया, तो मैंने तो दुकानदार को 18 रुपये दे दिए, शॉपकीपर को, और मैं अपने घर आ गया आराम से, मैं आराम से बैठा एंजॉय कर रहा हूँ, चिल, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो 18 रुपये जीएसटी उसने मेरे से लिए हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, ही इज़ लायबल टू डिपॉजिट दिस 18 रुपीज़ टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसका काम है ये 18 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा करना, मेरी कोई सरदर्दी नहीं है, बिकॉज मैंने तो पे कर दिया। तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी था, ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के बाद इसे लागू किया। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? इसका आंसर रहेगा 101 अमेंडमेंट। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होती हैं, जैसे अभी 101, 102, 103, 104, 106, 7 तक हो चुकी हैं, वो सबके सब आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो मैं सारी अमेंडमेंट्स भी कराऊंगा आपको, वो इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ग्रीनलैंड। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं क्योंकि सबसे बड़ा आइलैंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ग्रीनलैंड रिसेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो ग्रीनलैंड को अपना पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है,
तो इसके लिए ग्रीनलैंड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे लाई करता है, ये आर्टिक ओशन के पास लाई करता है ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है रेपो रेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो इसका आंसर रहेगा ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 चंद्रयान 3 लैंडेड नियर द, जो चंद्रयान 3 था हमारा मिशन वो कहाँ पे लैंड करता है, वो करता है साउथ पोल में लैंड। क्वेश्चन नंबर 13 लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट फास्ट, जो यंग बंगाल मूवमेंट थी उसका लीडर कौन था, दारोजी। कह रहा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये रहेगी 3 × 10⁸ ये स्पीड है उसकी। क्वेश्चन नंबर 15 है नेशनल इमरजेंसी जो है मेंशन इन आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी को किस आर्टिकल में मेंशन किया, आर्टिकल नंबर 352, मैंने पहले भी कराया था ये। क्वेश्चन नंबर 16 सेबी गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस इन, जो सेबी है हमारी उसे कब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रहेगा 1992। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो सेबी क्या चीज़ है। सेबी बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज़ को रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड, जो है हमारा जो सिक्योरिटीज़ हैं जैसे शेयर मार्केट हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन चीज़ों को रेगुलेट करती है कि भाई इसमें कुछ घपलेबाजी तो नहीं चल रही, उनका लाइसेंस इशू करना या किसी ने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड इन द सेंस की आईपीओ लॉन्च करना है, रजिस्टर्ड करना है, तो वो सेबी में रजिस्टर करता है, बोलते शेयर मार्केट जो है वो चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है। इसका हेडक्वार्टर क्वेश्चन आ सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इनकी जो भी चेयरपर्सन है, जो भी हेड्स हैं, हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है, वह डायमंड। क्वेश्चन नंबर 18 आईएनएस विक्रमादित्य इस, जो आईएनएस है इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य क्या चीज़ है, तो विक्रमादित्य बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता बंगाल में। तो मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दी। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और भी नाम है इसके, जैसे जमींदारी सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं जैसे। मेन एरियाज इसके बंगाल, बिहार, ये उड़ीसा, ये नॉर्दर्न ये एरियाज थे। यहाँ पे जो रेवेन्यू होता था फिक्स कर देते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट लेती थी सरकार, 10/11, और 1/10 कितनों देते हैं, जमींदार को देते थे। बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसमें क्या होता था कि जो भी ज़मीन है, जो भी किसान थे जिनके पास ज़मीनें थी, उनसे ज़मीनें लेके ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ज़मींदारों को दे दी। तो ज़मींदार उसके ओनर बन गए। अब ज़मींदारों को कहा कि भाई देखो ये ज़मीन है, तुम इसके ओनर हो, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पानी रेन आ रही है नहीं आ रही, बाढ़ आ रही, सूखा आ रही है, कुछ भी हो रहा है, डजेंट मैटर, तुम फसल उगाओ या ना उगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हर साल सूरज छुपने से पहले, मतलब साल ख़त्म होने से पहले पहले हमें 10/11 इतना पैसा टैक्स दे देना या फिर रेवेन्यू दे देना। ठीक है, हमें नहीं पता तुम कैसे ग्रो कराओगे, जो करना तुम करो। ठीक है, खुद तुम कितना रखना, 1/11 तुम रख लेना, बट हमें हर साल इतना आना ही आना चाहिए। इससे क्या हो, इनका फ़ायदा हो गया। अब इनको नज़र नहीं रखनी पड़ी ब्रिटिशर्स को कि भाई पहले किसानों से काम लेना, ये करना, कुछ नहीं करना। आपने ज़मींदार को ज़मीन दी थी, उसे ओनर बना दिया, अब हर साल आपको इतना पैसा आता ही रहेगा। इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये बंगाल में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। और भी डिफरेंट तरह के सिस्टम्स थे उस टाइम पे जब ब्रिटिशर थे, तो कुछ की डिटेल मैंने यहाँ पे दी हो, जैसे रियोटवाड़ी सिस्टम था एक। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम था। तो मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए कम से कम किसने स्टार्ट किया था। रियोटवाड़ी सिस्टम था थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे में स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द रियोट्स होते हैं फार्मर्स। तो यहाँ पे क्या करती थी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो फार्मर से डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करती थी, तो उसे रियोटवाड़ी कहते हैं। एक महलवाड़ी सिस्टम था, ये खासकर पंजाब वाली साइड पे था महलवाड़ी सिस्टम। महल क्या होता, महल बेसिकली ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब 5, 6 या 10, 12 विलेजेस ले लो, उनके उनका जो ग्रुप होता है उसे हम महल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था महल में कि पूरे गांव के जो हेडमैन होंगे, हेडमैन ले लो, मतलब गांव के जो भी मुखिया होंगे वो इकट्ठे होने के बाद वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है जी, ये लिखा है रेवेन्यू was collected from the village महल collectively and the village headmen were responsible for payment। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा नुकसान तो क्या है। अब यहाँ पे 10 गांव है, तो 10 गांव में मतलब एक गांव की हालत बड़ी ख़राब है,
तो समहाउ वो 9 गांव जो है वो मिलके उसके लिए मैनेज कर लेंगे और टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार को दे देंगे। तो इसे महलवाड़ी सिस्टम कहते थे। ये पंजाब वाले नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिनांस कमीशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 280। फिनांस कमीशन इसमें मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? आई गेस सबको पता होगा, पैसिफिक ओशन। नंबर 1 पैसिफिक ओशन है। सेकंड ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन आता है। और फोर्थ पे, जो फोर्थ है उस पे आएगा साउदर्न ओशन, एक साउदर्न ओशन भी है। और जो फिफ्थ नंबर पे आएगा वो आपका आर्टिक ओशन आ जाएगा, आर्टिक ओशन आएगा। चलिए नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन इन विच शेड्यूल? जो 10th शेड्यूल है वहाँ पे एंटी डिफेक्शन की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन 1985 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड करते हैं एंटी डिफेक्शन। क्वेश्चन 23, हंटर कमीशन। क्या था जो हंटर कमीशन है 1919 में बनाई गई थी, वो किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। 1919 में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है, उसमें काफ़ी इंडियंस मारे जाते हैं। तो उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमीशन बिठाई थी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल दी है कि हंटर कमीशन बेसिकली दो बनी थी। यहाँ तो उसने 1919 साफ साफ लिखा हुआ है, हमें तो पता लग गया भाई 1919 की बात हो रही है, जलियांवाला बाग वाली हंटर कमीशन है। पर हंटर कमीशन दो थी। एक 1882 में हंटर कमीशन बिठाई गई थी, उसका मेन काम था इंडियन एजुकेशन कमीशन थी वो, मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स को चेक करने के लिए, रिवाइज करने के लिए वो थी हंटर कमीशन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे बनाई गई थी। और बाद में 1919 में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, इसे भी हंटर कमीशन ही कहते थे। ये लॉर्ड विलियम हंटर जिसके चेयरमैन थे। और इसका मेन काम क्या था, जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ उसका रीजंस क्या थे वो सबको फाइंड आउट करना। तो ये याद रखना। क्वेश्चन 24, कैग होल्ड ऑफिस। देखो सीएजी हमारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो जैसे आप कह सकते हो कि जो हमारे पॉकेट को प्रोटेक्ट करता है, उसे सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप मान लो कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल जो सरकार के अंदर आते हैं, उन्हें 100 रुपीज़ दिए। अब 100 रुपीज़ जो उन्हें दिए, तो क्या उन्होंने 100 रुपीज़ को सही तरीके से यूज़ किया? क्या उन्होंने 100 रुपीज़ की मशीनें ली? क्या उन्होंने 100 रुपीज़ की मेडिसिन लेके लोगों को दिए? ये हमें कैसे पता लगेगा? वो तो अपनी जेब में डालें। तो इन्हें बिल्स देने पड़ते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये बिल्स देंगे, ये बिल्स देंगे, देखो भाई हमने एक साल में जो अपने 100 रुपये दिए तो उसके बिल ये हैं, हमने लोगों को दिए हैं। अब ये बिल जो है इनके, इसे स्क्रूटनाइज करेगा कोई, कोई चेक करेगा बिल? जो चेक करता है उसे सीएजी कहते हैं। तो इंडिया में जो भी घोटाले निकालता है वो सीएजी निकालता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब इसमें पूछा गया कि अपने ऑफिस जो होता है वो कितने टाइम के लिए होल्ड करता है? ये 6 साल, वो 6 साल के लिए यूज़ कर होल्ड करेगा, या फिर 65 साल तक। मतलब अगर किसी बंदे की एज है 50 ईयर्स, वो सीएजी बन गया, तो 56 तक नॉर्मली काम करेगा। ठीक है, पर मान लो किसी की उम्र है 62, वो सीएजी का हेड बन गया, तो वो कब, वो जैसे 3 साल ही कर पाएगा, 3 साल के बाद 65 हो जाएगा तो उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स दोनों वैलिड है। तो राइट आंसर इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो अर्थ है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो मेटल है वो कौन सा है? तो आंसर रहेगा अल्मीनियम, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।